एक बार फिर हम यूपीएससी सिलेबस के अनुसार हम देखेंगे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति परफॉर्मिंग कला के विभिन्न रूप के अंतर्गत चित्रकला को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे देश में चित्रकला किस तरह से प्रचलित रही विभिन्न प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में। इसके अंतर्गत हमने एक फॉर्मेट बना रखा है, उसी के अंतर्गत इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रॉक कट चित्रकला का विभाजन, दक्षिण भारत का चित्रकला, फोल्क चित्रकला, प्रिंटिंग और छपाई, आज़ादी के बाद चित्रकला। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत एक एक करके इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत अगर हम परिचय देखते हैं तो परिचय में 3 स्वरूपों में पेंटिंग हमें देखने को मिलता है, अर्थात पेंटिंग हम लोग 3 या 4 स्तर से करते हैं। पहला जो स्तर होता है वो होता है हम रॉक को या पहाड़ों को काटकर पेंटिंग बनाते हैं, या पहाड़ों को काटकर। तथा दूसरा तरीका होता है, हम दूसरा जब तरीका देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि कागजों पर पेंटिंग करना रंगों के माध्यम से, कागजों पर पेंटिंग रंगों और विभिन्न ब्रश वगैरह के माध्यम से। तथा तीसरा के अंतर्गत हम देखते हैं कि हम लोग पेंटिंग ना करके सीधे उसे छाप देते हैं, प्रिंटिंग या छपाई पेंटिंग कहते हैं। प्रिंटिंग व छपाई, प्रिंटिंग व छपाई पेंटिंग। अब इसी के अंतर्गत हमें दो पेंटिंग देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पेंटिंग में एक भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान का मूर्ति स्थापित है, जो कि उस मूर्ति का स्वरूप 24 घंटे के अंतराल पे, अर्थात सूर्य के प्रकाश की बात, अगर सुबह का समय होगा तो खिलता हुआ चेहरा उसमें भगवान की मूर्ति में खिलता हुआ चेहरा दिखेगा। उसके बाद शाम के अवधि में आपको उदास सा चेहरा वहाँ दिखेगा, मध्य में झुलसा हुआ चेहरा देखने को मिलता है। भगवान की मूर्ति में ऐसा स्पष्टता देखा गया है। और इसी तरह एक मोनालिसा की पेंटिंग है, जो कि हमेशा ही हंसमुख चेहरा देखने को मिलता है, जो कि कई सोर्सेज पर ये मोनालिसा की पेंटिंग उपलब्ध है, उसे आप देख भी सकते हैं। लेकिन जो मैं भारतीय मूर्ति की बात कर रहा हूँ, उसे आपको वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। अब इसी को हम देखते हैं कि परिचय के अंतर्गत इसी को अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कि चित्रकला एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम पहाड़ों को काटकर या कागजों पर या डायरेक्ट प्रिंटिंग और छपाई के माध्यम से पेंटिंग करते हैं। तथा जो हमें आगे चल के देखने को मिलता है कि मूर्ति के माध्यम से हम 24 घंटे के आवर में हर समय अंतराल पर उस मूर्ति के चेहरे का स्वरूप बदलते जाता है। तथा मोनालिसा की पेंटिंग, जो कि हमेशा मुस्कुराते हुए किसी भी एंगल से देखने को मिलता है,
इस तरह से व्याख्या हम परिचय के अंतर्गत कर सकते हैं। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें हम पाते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अब इसके अंतर्गत हम अगर देखेंगे तो ये विभिन्न कालखंड में, जैसे कि प्री हिस्ट्री पेंटिंग के अंतर्गत हम इसे देखेंगे तो इसे प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग के अंतर्गत हम जब देखेंगे भीमबेटका पेंटिंग, मीरापुर पेंटिंग तथा पंच मार्ची मरही पेंटिंग तथा ये गुड्डा गुड्डी की पेंटिंग के संदर्भ में भी हमें विभिन्न कालखंड में देखने को मिलता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति है, उसमें हमें देखने को ब्रॉन्ज का या कहे उसकी छोटी छोटी मूर्तियाँ या पेंटिंग के स्वरूप के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन ओरिजिनली जब हम देखते हैं तो गुप्त काल से पेंटिंग का विस्तार हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इसी के अंतर्गत हम जब देखेंगे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के अंतर्गत तो इसे पेट्रो ग्लिम्स के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि रॉक या पहाड़ों को काटकर या पत्थरों को काटकर इसे बनाया जाता है। इसका फीचर जो होता है वो बोल्ड लाइन कट करके बनाया जाता है तथा उसके कलर के रूप में आर्क रेड का इस्तेमाल तथा येलो अर्थ कलर तथा सूट ब्लैक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तथा यह जो पत्थर होते हैं वो पत्थरों को घिसकर तथा उसी स्टोन को एक प्राकृतिक स्वरूप में ढालने की कोशिश किया जाता है तथा उस पत्थर पर कई सारी आकृतियों का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जानवर, मानव तथा जानवरों के द्वारा शिकार करता हुआ पेंटिंग का निर्माण तथा घुड़सवारी या करते हुए का पेंटिंग इत्यादि का पेंटिंग हमें देखने को उस समय मिलता है तथा डांसिंग स्किन भी या नाचते हुए का भी पेंटिंग हमें देखने को मिलता है। उसी के अंतर्गत हम देखते हैं भीमबेटका के पेंटिंग जो है इसको रीडिस्कवर किया गया था या इसका खोज 1957 में किया गया था, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत को था। इसके खोजकर्ता था VS वकांकर जी थे तथा उन्हीं के मतवानुसार पेंटिंग को 3 भागों में बांटा गया। अपर पेलोलिथिक, मीसोलिथिक तथा चैल्कोलिथिक पीरियड में इसे बांटा गया। अपर पेलोलिथिक के समय उजला डार्क रेड तथा ग्रीन लाइन्स का इस्तेमाल बड़े जानवरों
जैसे कि बिशोन, हाथी, राइनो, टाइगर के बनाने में इस्तेमाल होता था, तथा ग्रीन मोस्टली डांसेज रेड मोस्टली ऑफ हंटर्स। ग्रीन को नाच डांस के स्वरूप के अंतर्गत रखने की कोशिश किया जाता था, लेकिन वहीं नहीं रेड को हंटिंग के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे मेसोलिथिक के समय रेड कलर का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, तथा इसमें ग्रुप में रहकर शिकार करने की चित्रकारी का प्रमाण देखने को इस मेसोलिथिक कालखंड में देखने को मिलता है, तथा इस समय में घास को चरते हुए जानवरों का चित्रण तथा घुड़सवारी इत्यादि का चित्र हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाल्कोलिथिक पीरियड में हम देखते हैं ग्रीन और येलो ब्लू कलर का इस्तेमाल होने लगा। इसमें युद्ध का बैटल स्केल या युद्ध के समय का चित्रण इसमें दर्शाया गया है, तथा घुड़सवारी तथा एलिफेंट, काउ एंड एरोज का चित्र यहाँ हमें देखने को मिलता है, तथा और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जैसे जाम्यारा केव्स झारखंड, नसीरगढ़ MP। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद हम रॉक कट या पत्थर को काटकर जो चित्रकला थी उसी को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि पहला भीमबेटका भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम अजंता केव देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें 29 केव्स है। इसे मुराल फिस्को पेंटिंग भी कहा जाता है। अगर इसकी विशेषता हम देखते हैं तो इस पेंटिंग इसकी विशेषता के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो इसमें हाव भाव जो स्वाभाविक होता है उसे दिखाने का इस पेंटिंग में कोशिश किया गया है, तथा विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल जो स्त्रियां धारण करती थी उसे दिखाने का इस पेंटिंग के माध्यम से इस पेंटिंग में इस अजंता केव में दिखाने का प्रयास किया गया, पत्थरों को काटकर। यहाँ तक कि चिड़िया और जानवरों को भी इमोशंस के साथ चित्रित किया गया है अजंता केव में, तथा फ्रिस्को मेथड को ही वेट प्लास्टर भी कहा जाता है। टेम्परा मेथड दैट इज यूजिंग पिगमेंट्स इसमें इस अजंता के में थीम भी बनाया गया है, जिसमें जातका रिकॉर्डिंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा के जन्म को भी दर्शाने की कोशिश किया गया है इस केव में, तथा इसे एक हीरोइक फॉर्म में दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम
इसी तरह और भी बहुत सारे पेंटिंग जैसे हो जाएगा आपको एलोरा के पेंटिंग, लेपाक्षी पेंटिंग, सीतनावसल पेंटिंग, तथा उसके बाद बाघ पेंटिंग, कोंडेना के पेंटिंग, इसका हम जिक्र आगे चलकर करेंगे, जो कि हम देखने की कोशिश करें। चित्रकला का विभाजन दो स्वरूपों में हमें देखने का मिलता है, मुराल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग। जो मुराल पेंटिंग है, इसको करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों या दीवारों का इस्तेमाल किया जाता था। इस पेंटिंग को, मुराल पेंटिंग को करने के लिए यह पेंटिंग 3 धर्म पर आधारित हमें देखने को मिला है, बुद्धिज्म, जैनिज्म तथा हिंदुज्म। तथा इसी मुराल पेंटिंग के अंतर्गत हम अजंता, एलोरा, बाघ के पेंटिंग, लेपाक्षी पेंटिंग तथा सीतानोवर्सल पेंटिंग देखने की कोशिश करेंगे। तथा मिनिएचर पेंटिंग के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो ये बहुत ही साधारण और छोटा चित्रकला के रूप में हमें देखने को मिलता है। तथा इसे पेपर, हथेली तथा पत्तों, क्लॉथ, कपड़ों पर तथा ग्लासेस पर इसका चित्रण किया जाता है, तथा इस पेंटिंग का चित्रण किया जाता है। तथा इसमें कलर का कंपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस पेंटिंग में। तथा यह जो मिनिएचर वर्ड है उसे लैटिन वर्ड मिनिम से लिया गया है, तथा इसका मतलब रेड लेड पेंट होता है। तथा इसका इस्तेमाल इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि सुधारवादी आंदोलन या कहे धार्मिक सुधारवादी आंदोलन के समय हुआ था, उसी के संदर्भ में लिया जाता है। तथा मिनिएचर पेंटिंग का कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसके अंतर्गत देखते हैं कि यह पेंटिंग 25 स्क्वायर इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे उतना ही होना चाहिए। तथा सब्जेक्ट मस्ट बी पेंटेड नॉट मोर देन 1/6 ऑफ इट्स एक्चुअल साइज। एडल्ट हेड ऑफ आई would not be painted larger than 1.5 है। पहला स्कूल राजमाला पेंटिंग, खांगड़ मुगल अब्रापन पेंटिंग। इसी पेंटिंग के अंतर्गत, मिनिएचर पेंटिंग के अंतर्गत पाला स्कूल पेंटिंग, वेस्टर्न इंडियन स्कूल पेंटिंग, अदर आइसोलेटेड स्टाइल, मुगल स्कूल, डिक्कन स्कूल,
तथा उसके बाद हम सेंट्रल इंडिया एंड राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, उड़ीसा स्कूल इत्यादि को थोड़ा थोड़ा करके और मुगल स्कूल इत्यादि को हम थोड़ा थोड़ा करके देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा जो ये आपको मुराल पेंटिंग है उसके अंतर्गत गुप्त काल में जो पेंटिंग या चित्रकला बना उस समय देखेंगे। इसी समय में वात्स्यायन जी ने एक कामसूत्रा पुस्तक लिखी थी। इस कामसूत्रा पुस्तक में पेंटिंग इज लिस्टेड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट एमंग 64 फाइन आर्ट्स, 64 है फाइन आर्ट्स, इसमें 64 तकनीकी कला का इसमें जिक्र किया गया है। देयर वात्स्यायन speak about 6 principal or limb of painting called censure of painting, sadangas of painting. The sadangas are रूप भेदा, knowledge of appearance, प्रमाण, correct perception, measure and structure, lavan yogam, inferior of grace and artistic representation, secularism, similarity, वर्णिका भंगा, manner of using and rust and color. Vatsyan mentioned that paint, brush and drawing board are essential accessory of any citizen. तथा इसी के अंतर्गत हमने अजंता के पेंटिंग का पहले ही जिक्र कर दिया है तथा अब हम एलोरा के पेंटिंग के बारे में जानेंगे। इस पेंटिंग में भी 3 धर्मों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज़्म में। इस पेंटिंग का थीम भी रामायण और महाभारत का चित्रकला एलोरा के में हमें देखने को मिलता है। अगर इसकी विशेषता हम देखेंगे तो इसमें शार्प ट्विस्ट ऑफ हेड देखने को मिलता है। पेंटेड एंगुलर बेंट ऑफ द आर्म, कनकेव कर्व ऑफ द क्लोज लिम्स, शार्प प्रोजेक्टेड नोज, लॉन्ग ड्रॉन ओपन आई हमें देखने को मिलता है। इसके बाद लेपाक्षी इसके बाद लेपाक्षी के पहले हम लोग बाघ पेंटिंग देखेंगे। यह सेम एज अजंता की तरह देखने को मिलता है। तथा सीताना वासल पेंटिंग के अंतर्गत हम देखते हैं तो इसमें यह तमिलनाडु के तंजौर में बना हुआ है। यह भी रॉक कट पेंटिंग है, एक केव पेंटिंग है।
महेंद्र वर्मन के राज्य शासन में और नरसिंह वर्मन के राज्य शासन में इसको बनाया गया था। यह जैन पेंटिंग के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है तथा इसका टेक्निक्स जो है रिसेम्बलेंस बाघ एंड अजंता दोनों के स्वरूपों में देखने को मिल जाता है। तथा उसके बाद हम देखते हैं कोंडेन के पेंटिंग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र में हम इसे देखते हैं तथा इसका जो इमेज वी आर फाउंड इन बोथ नेचुरल केव एंड मैनमेड केव एंड अनफिनिश्ड बुद्धिज्म चैत्या एंड विहारा वे आर फाउंड इन 2 man-made cave in the groups. The Buddhist rock-cut architecture found in this cave belong to the Hinian phase of Buddhism. The style and articulation of these paintings suggested that they have been drawn during the late historical period of 2nd century BC onward. हमें देखने को मिलता है A striking image found was that of a mythical figure of perhaps of a demon. Other painting reflected everyday life and occupations such as hunting deer. लेपाक्षी जो पेंटिंग है वो विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलता है। यह भी मुराल पेंटिंग के अंतर्गत आता है तथा यह मंदिरों पर चित्रकारी के संदर्भ में इसे देखने को मिला है। यह विजयनगर पीरियड के शासनकाल के दौरान यह देखने को मिलता है। इसका थीम जो है रिलीजियस है तथा सेकुलर थीम रहा है। देयर इज ए कंप्लीट अब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर अर्थात ब्लू कलर का ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलता है। दे शो ए डिक्लाइन इन पेंटिंग इसके बाद हम देखते हैं मिनिएचर। मुराल पेंटिंग देख लिए हैं हम लोग। अब मिनिएचर पेंटिंग के अंतर्गत देखते हैं कि जो पाला स्कूल है जो 1100 से 1200 ईस्वी या सेंचुरी में यह हमें देखने को मिलता है तथा यह स्कूल सहस्त्रक के प्रांजापरामिता बुद्धिज्म की चित्रकारी यहाँ हमें देखने को मिलता है। सेकेंड वेस्टर्न इंडियन स्कूल 12th सेंचुरी से 1600 शताब्दी तक हमें इसका चित्रकारी देखने को मिलता है। कल्पसूत्र तथा कलकाचार्य कथा जो कि जैन टेक्स्ट के अनुसार है उसी को यहाँ इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अदर आइसोलेटेड स्टाइल के अंतर्गत 15th सेंचुरी से 1550 एडी के देखते हैं तो इसमें निमात नामा कोकरी बुक में पेंटिंग किया गया है। कुल्हादार ग्रुप इंक्लूडिंग चौरा पंचा शिक्का मिनिएचर गीता गोविंदा भागवता पुराना और रागमाला लौर चंदा इत्यादि का पेंटिंग हमें देखने को मिलता है। हम मुगल पेंटिंग को 1560 से 1800 ईस्वी तक मानते हैं। इसमें हम देखते हैं कि भारतीय पर्शियन तथा यूरोपीय का प्रभाव इस पेंटिंग पर हमें साफ देखने को मिलता है। इस मुगल पेंटिंग की विशेषता ये रही कि यह
इस पेंटिंग में ब्रिलियंट कलर का इस्तेमाल किया गया है तथा मार्क बाय सपल नेचुरलिज्म तथा इसमें एक्यूरेसी इन लाइन ड्राइंग रहा। इस पेंटिंग में एक्यूरेसी इन लाइन ड्राइंग रहा है तथा इसमें विभिन्न थीम रहा, जैसे कि रिलीजियस थीम, प्राइमरी एरिस्टोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म का भी थीम इसमें देखने को मिलता है। ऑर्नामेंटेशन, सजावट भी इस पेंटिंग में देखने को मिलता है तथा यह मोस्टली मिनिएचर पेंटिंग के अंतर्गत आते हैं तथा इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल किया गया है वो फोरसाइटनिंग टेक्निक है। अब ये फोरसाइटनिंग टेक्निक क्या होता है? इस टेक्निक के अंतर्गत जो वस्तु है उसे बनाया जाता है इस तरह से, उसको बनाया जाता है कि वो बहुत ही नज़दीक दिखे और छोटा रहे। स्मॉलर देन दे रियली एरियाज, उस एरिया के अंतर्गत थोड़ा सा सही दिखे। तूतीनामा जो था वो मुगल स्कूल का पहला पेंटिंग के रूप में हमें देखने को मिलता है तथा नामजा नामा जो है वो तूतीनामा के बाद देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाबर जो है नो टाइम फॉर पेंटिंग थॉट ही पेट्रोनाइज्ड ए पर्शियन आर्टिस्ट बिहजाद। हुमायूं के काल में देखते हैं तो ही ब्राउट ए टू पेंटर्स फ्रॉम पर्सिया, अब्दुल समद मीर सईद अली, और इस कारण से पर्शियन इन्फ्लुएंस मुगल काल में दिखना शुरू हो जाता है। अकबर के समय इसी तरह अकबर के समय 3D पेंटिंग का निर्माण शुरू हो गया था तथा इसमें टेक्निक फोरसाइटनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ कैलीग्राफी इन द पेंटिंग मोस्ट कॉमन थीम, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कंबाइंड एफर्ट्स बाय पेंटर स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पॉपुलर आर्ट ऑफ टू कॉस्ट आर्ट स्कैन। फेमस पेंटर अकबर के काल में अब्दुल स्कैंड, फारूक बेग, खुसरो कुली, जमशेद दासवंत पेंटेड, बसवंत केशु, जमशेद द रज़्म नामा पर्शियन महाभारत, हमज़नामा which consists 1200 painting Indian colors such as peacock blue, Indian red began to be used। इसी तरह और भी राजा के शासन में जैसे जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, औरंगजेब हुआ, औरंगजेब के काल में हम देखते हैं तो यह पेंटिंग को डिस्करेज करने की कोशिश करता था तथा इस समय भी ये दो पेंटिंग का हम देखते हैं कि बहुत ही प्रचलन राजस्थानी पेंटिंग तथा पहाड़ी
स्टाइल में पेंटिंग का निर्माण होता था। इसके अंतर्गत मेवाड़ स्कूल, रागमाला, किशनगढ़ स्कूल, बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल तथा पहाड़ी स्कूल के अंतर्गत कंगला, कुल्ला, चंबा, थंका, जम्मू स्कूल इत्यादि की पेंटिंग हमें देखने को मिलता है। राजस्थान स्कूल के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो यह डीपली रूटेड इन द इंडियन ट्रेडिशन, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन एपिक, पुरानास, लव पोएम, इंडियन फोल्क लॉर, मुगल आर्टिस्ट ऑफ inferior merit who were no longer requirement by the Mughal emperor migrated to Rajasthan. Rajasthan style bold drawing, strong contrasting color influenced by Mughal painting. Each school of painting has its distinct facial type, costume, landscape, color. जो इस राजस्थानी पेंटिंग का जो थीम रहता था वो बेस्ड ऑन हिंदू ट्रेडिशन एंड माइथोलॉजी, बैटल, हंटिंग, राइडिंग स्कीम। यह 3 फेजों में इसका विकास हमें देखने को 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 17th-18th सेंचुरी में इसका विकास हमें देखने को मिलता है। इस राजस्थानी पेंटिंग का तथा जो 17th-18th सेंचुरी में जो थीम आया वो राधा कृष्णा, नायक नायिका तथा हंटिंग स्किन तथा मोस्टली रिलीजियस ही रहता था तथा इसमें मुगल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। पर्शियन तथा इंडियन, यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखना। इसका सब ब्रांच ऑफ राजस्थान स्टाइल भी देखने को मिलता है जो कि हमने पहले ही जिक्र किया है। मेवाड़ा स्कूल, नाथद्वारा पेंटिंग, सब ब्रांच के अंतर्गत मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर का हमने जिक्र किया है। इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि केवल मेन टॉपिक ही हम कवर करेंगे। पहाड़ी के अंतर्गत हमने कांगड़ा, थंका स्कूल तथा बसोली, कुलू मंडी, किशनगढ़ स्कूल जो कि राजस्थानी जो कि राजस्थानी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण किशनगढ़ी स्कूल था। इस पेंटिंग को डेवलप करने वाले राजा सावंत सिंह थे जो 1748 से 1757 में डेवलप किए थे। यह भगवान कृष्ण के भक्ति रस में पेंटिंग इसमें देखने को मिलता है। मास्टर पेंटर जो इसमें है निहाल चंद, हु इज इन वर्क हैज बीन एबल टू क्रिएट विजुअल इमेज ऑफ हिज मास्टर लिरिकल कंपोजिशन। इसकी विशेषता इसमें थीम प्रेम प्रसंग राधा कृष्ण के संदर्भ में दिखाया गया है तथा लिबरल का स्वरूप सुनहरा के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया था। इसमें प्राइमरी कलर का इस्तेमाल किया गया है तथा इस पेंटिंग में महिला और पुरुष का जो चेहरा है वो समान दिखता है तथा भगवान कृष्ण को जो पेंट किया जाता है वो ब्लू में पेंट किया जाता है तथा
तथा इस पेंटिंग में नैरो आईब्रो बनाया जाता है तथा इसमें हेट्रोपिटल शिफ्ट आई बनाया जाता है। इसमें फेमस पेंटर जो है निहाल चंद्र राजा सावंत सिंह तथा पेंटिंग बनी थानी कॉल्ड इंडिया मोनालिसा। बूंदी स्कूल का जब हम पेंटिंग देखते हैं अब हम आगे ना देखते हुए जो डेक्कन या दक्षिण भारत की पेंटिंग के अंतर्गत देखने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत अहमदानगर स्कूल ऑफ पेंटिंग देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें महिलाओं फीमेल अपेयरिंग इन द पेंटिंग बिलोंग्स टू द नॉर्थर्न ट्रेडिशन ऑफ मालवा। इस पेंटिंग में चोली लॉन्ग पिगटेल ब्रेडेड एंडेड इन द टसल आर द नॉर्थर्न कॉस्ट्यूम में दिखाने का प्रयास किया था। इसमें कलर जो है रिच और ब्रिलियंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस, हाई होरिजन, गोल्ड स्काई और लैंडस्केप का इस्तेमाल। इसी तरह बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो लेडीज टॉल एंड slender and are wearing the South Indian dresses. Rich color scheme, the palm tree, animals and men and women all belongs to the Deccani tradition. Profuse used of gold color, इसमें गोल्ड सुनहरा कलर का इस्तेमाल किया जाता है। Some flowering plants and arabesque on the top of the throne and derives from the Persian tradition. गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो डिक्कन के अंतर्गत आता है उसमें हम देखते हैं लेडी विद द माइना बर्ड्स अबाउट 1605। कलर आर रिच एंड ब्रिलियंट, इसमें कलर का इस्तेमाल रिच और ब्रिलियंट का इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यू लॉन्ग आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डिक्कन सल्तनत ऑफ अहमदानगर बीजापुरन गोलकोंडा। इसी के अंतर्गत हैदराबाद स्कूल ऑफ पेंटिंग आता है जो कि बिलोंग टू द थर्ड क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी, इंट्रोड्यूस्ड बाय सेवरल मुगल पेंटर हु माइग्रेटेड टू द डिक्कन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब एंड साउथ पेट्रोनेज। देयर डिस्टिंक्टिव फीचर ट्रीटेड ऑफ द इथनिक टाइप कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड कलर। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो है रिच कलर्स, द डिक्कन फेशियल टाइप ऑफ एंड कॉस्ट्यूम। इसी के अंतर्गत कोलम पेंटिंग आता है, रिचुअलिस्टिक डिजाइन ड्रॉन एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ए हाउसहोल्ड एंड टेम्पल, ड्रॉ एवरी डे एट ए dawn and dusk by women in South India. कोलम मार्क festival, season and important event in the woman life such as birth, first menstruation and marriage. Column is a free hand drawing with a symmetrical and neat geometrical pattern. साउथ पेंटिंग को दो स्तर पर भी बांट के देखा जाता है, तंजौर स्कूल ऑफ पेंटिंग तथा मैसूर स्कूल ऑफ पेंटिंग। तंजौर जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो चोला रूल के समय इसका विकास हुआ था तथा इसका और डेवलपमेंट 18 से 19 शताब्दी में हुआ। इसका
थीम जो रहा वो हिंदू गॉड और गॉडेसेस से संबंधित रहा, तथा इसमें भगवान कृष्ण के बचपन का चित्रांकन देखने को इस चित्रकला में देखने को मिलता है, तथा इसमें हमेशा स्माइली फेस रखने की कोशिश किया जाता है, तथा इसमें सुनहरा कलर का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है इस पेंटिंग में। तथा इसमें मोस्टली ग्लास पेंटिंग करने की कोशिश किया जाता है। स्टाइल ऑफ पेंटिंग बोल्ड ड्राइंग टेक्निक्स ऑफ शेडिंग एंड द यूज ऑफ प्योर एंड ब्रिलियंट कलर। कोनिकल क्राउन ए टिपिकल फीचर ऑफ द तंजौर पेंटिंग। मैसूर पेंटिंग का थीम हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस रहा है, तथा दे हैड 2 or more figure. The main figure is shown larger than the other. Use of gesso paste, mixture of zinc oxide and Arabic gum. Use of muted colors, not that bright. More suitable done on paper, while the Tanjore work on cloth, stretches over wood. Deal mostly with a scared icon painted for devotional purpose. Theoretical framing of the iconic painting should be particularly noted. अब हम जब इसके बाद हम दक्षिण भारत की पेंटिंग के बाद फोल्क पेंटिंग देखने की कोशिश करेंगे। इस फोल्क पेंटिंग के अंतर्गत देखते हैं वार्लिक पेंटिंग, मधुबनी का पेंटिंग, गोंड पेंटिंग। तो इसी के अंतर्गत सम पेंटिंग टेल रिलीजियस स्टोरीज ऑन क्लॉथ लाइक पिचाई वॉरियर पाट माताई पचेड़ी कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से, तथा माताइनी पचेड़ी गुजरात में, तथा पिचवरियर पैफाड राजस्थान में। अब हम जो है एक एक करके इस पेंटिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो मधुबनी पेंटिंग है इसके अंतर्गत देखते हैं कि दिस यूनिक स्टाइल ऑफ आर्ट इज यूज्ड बाय वुमेन टू डेकोरेट देयर हाउस वॉल एंड डोर in order to seek God blessing in the form of prosperity and peace. Natural object that you plant social event typic represent the painting. The painting come to limelight when in 2015 the Prime Minister of India gifted a Madhubani painting to the Lord Mayor of Hornover. मधुबनी रेलवे स्टेशन पर भी मधुबनी पेंटिंग का चित्रकारी किया गया है। इसमें बहुत सारे चुनौतियां भी है इस पेंटिंग में। इस पेंटिंग का जो थीम है वो हिंदू गॉड गॉडेसेस का चित्र बनाना है, तथा इसमें इरोटिक स्कैन भी देखने को मिलता है। तथा वेडिंग स्कैन भी, शादी विवाह का वेडिंग स्कैन तथा इरोटिक स्कैन भी, जो सुहाग रात का कमरा होता है उसे सजाने का इरोटिक स्कैन, उस कमरे में इरोटिक स्कैन या पेंटिंग देखने को मिलता है। रॉयल कोट स्कैन भी इसमें देखने को, फ्लोरा एंड फोना आर्ट भी इस मधुबनी पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है।
इसके बाद हम वार्लिंग पेंटिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि the most crucial form of art is the Warli painting. Its root can be traced to the early 10th century AD. Their painting reflect the belief and tradition. They used fine powder of geru known as lala mati and mix it with water to form liquid color that make muddy wall their canvas. Bamboo stick crushed at end to form at brush. Warli use only white color for their painting. The white color are made using a mixture of rice dot and natural glue which are obtained from tree. In Warli painting uses a basic geometric shape like triangle, circle, square and lines are used to add effect and beauty. All these shapes are influenced by the nature. The triangle after symbolize hill and pointed tree. The circle symbolize sun and moon god. The square symbolize chalks. Dance is a very important part of the Warli culture. The tarpa instrument dance is one of the most famous dance form along with the tarpa dance. Dhol dance, Gauri dance are important. In 1970 when Jiva some Masai started painting the daily life of Warlis, the government of India gave him the master craftsman status. इसके अंतर्गत कालीघाट पेंटिंग कोलकाता. Kalighat painting was a product of changing urban society of 19th century Calcutta. Group of artists involved a quick method of painting on mill-made paper using brush and ink. From the lampblack, these artists defined figure of deities, gentry, and ordinary people with depth and vigorously flowing lines. Romantic depiction of women. इसमें और भी कई सारी पेंटिंग है जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं. जैसे गोंड पेंटिंग, जैसे कि गोंड पेंटिंग, इसमें हम देखते हैं कि फोल्क पेंटिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि कई सारे चित्रकारी को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी दिया गया है. जैसे मधुबनी पेंटिंग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया. इट हैज़ बीन अकॉर्डेड द कन्वेक्टेड जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस. अदर सब्जेक्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इंक्लूड पीकॉक, फिश एंड ह्यूमन कनेक्शन विथ नेचर तथा और भी अन्य पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया. जैसे मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग कर्नाटका का है, तंजावुर पेंटिंग तमिलनाडु का, चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना का, कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश का, निर्मल पेंटिंग तेलंगाना का, वालिंग पेंटिंग महाराष्ट्र का. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है. स्टैटिकल पेंटिंग जो है वो लैम्पोनिंग द hypocrisy of newly rich and the changing role of men and women after the introduction of education for women. Fard scrolling
पेंटिंग भीलवाड़ा राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। फाड इज ए पेंटिंग ए स्क्रॉल विच डिपिक्ट ए स्टोरी ऑफ epic dimension about local deities and legendary heroes who past local priests carry these scroll on the shoulder from village to village for performance, represent the moving shrine of the deities and is an object of worship. Most popular and largest fad local deities Dev Narayan ji and Prabhu ji. कलमकारी पेंटिंग इसमें कलमकारी इज प्राइमरी यूज फॉर द टेम्पल डेकोरेशन। इस पेंटिंग का इस्तेमाल मंदिरों के डेकोरेशन के लिए होता है। फेस्टिवल और वॉल हैंगिंग, दीवार पर टांगने के लिए इस पेंटिंग का इस्तेमाल होता है। स्टोरीज फ्रॉम द एपिक रामायण, महाभारत एंड पुराना आर पेंटेड एज ए कंटिन्यूअस नैरेटिव। Relevant Telugu verses explaining the theme are also carried. Belong the artwork. Color are obtained from vegetable and mineral sources. Gods are painted blue demon, evil character in red and green, अर्थात भगवान को ब्लू डेमन में तथा जो दैत्य होते हैं या असुर होते हैं उसे रेड और ग्रीन में चित्रित किया है। येलो इज यूज फॉर फीमेल फिगर ऑर्नामेंट्स। ब्लू कलर का इस्तेमाल महिलाओं के लिए तथा आभूषणों के लिए किया था। रेड का इस्तेमाल बैकग्राउंड में किया जाता है। तथा टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल जो कलमकारी में इस्तेमाल होता है। देयर आर टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ कलमकारी डिजाइन, श्री कालाहस्ती स्टाइल एंड मसूलीपट्टनम स्टाइल ऑफ आर्ट। द मसूलीपट्टनम स्टाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन आर्ट। द मोटिव लाइक ट्री, फ्लावर एंड लीफ डिजाइन आर प्रिंटेड यूजिंग ब्लॉक। द श्री कालाहस्ती style flourished around the temple and with Hindu patronage, thus has an almost religious identity, where the kalam is used for freehand drawing of the subject and filing the color done in the hand. Patna Kalam painting have a Mughal influence. Theme common man and skin of daily life, dominated by male artist. Anti-like Madhubani, famous painter Sivakram Halaslal. Bazaar painting have European influence as Roman and Greek status. Wiped of theme, everyday bazaar, religious theme, quotation, dancing before British official, figure of Indian god and goddesses with more than. उसके बाद फोल्क के बाद हम देखते हैं प्रिंटिंग और छपाई पेंटिंग। राजा रवि वर्मा या 3000 वर्ष पूर्व शुरुआत इसका माना जाता है। राजा रवि वर्मा प्रिंटिंग प्रेस तथा प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो है कॉलोनियल इरा में भी हुआ, जो कि मद्रास स्कूल, कोलकाता स्कूल, शांति निकेतन, बड़ौदा। प्रिंट का क्लासिफिकेशन भी कई तरह से किया जाता है, जैसे जर्मन ऑयल, डिजिटलाइजेशन। प्रिंट आर्टिस्ट शांति निकेतन से बहुत सारे निकले। उसके बाद हम देखते हैं कि बांगुर ब्लॉक प्रिंटिंग
in Rajasthan, Bangur. The Titanwala Museum is a Bangur. A private initiative was inaugurated to preserve the art of tradition Bangur block printing. It is a traditional technique of printing with natural color done by Chipa community in Bagran village of Rajasthan. Traditionally, motif printed at Bagru are large with bold lines. The motif include wildflowers, birds, leaves, and printed geometrical pattern. The main color used in the Bagru were red and black. The history of over 100 years, 1000 years. The fabric is first soaked in fuller earth and then dipped into turmeric water. Some other important traditional block प्रिंटिंग टेक्निक में इंडियन गुजराती पेंटिंग है जो अजरक प्रिंट कहलाता है। राजस्थान में संग्रनी अजरक दाबू तथा कलमकारी प्रिंटिंग आर्ट जिसका हमने पहले ही जिक्र कर दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट, बेरुआट प्रिंट, बेटिक प्रिंट के रूप में हम देखते हैं। कलमकारी का हमने जिक्र पहले ही कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो है कई सारे चित्रकारी का उद्भव और विकास हुआ। इसमें अगर चित्रकार का नाम देखें तो राजा रवि वर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्हीं को मॉडर्न पेंटिंग का ओरिजिनेटर कहा जाता है और इनके पेंटिंग में वेस्टर्न पेंटिंग का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है तथा ये जो पेंटिंग बनाते थे वो ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बनाते थे तथा इनका जो क्षेत्र था वो केरला रहा राजा रवि वर्मा का। इन्हें रिल्फ ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। इनका पेंटिंग जो होता था लेडिन मून नाइट, रावणा किडनैपिंग सीता इत्यादि का देखने को मिलता है तथा उसके बाद बंगाल स्कूल का जिक्र होता है। यूज्ड ऑफ सिंपल कलर पेंटिंग हैड सेंस रिएक्शनरी अप्रोच। इसमें देख रविंद्रनाथ टैगोर अरबियन नाइट सीरीज ये बनाते। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत सारी पेंटिंग बनाया है। इसकी विशेषता डोमिनेंट ब्लैक इंक लाइंस, सेंस ऑफ राइथम इन्वॉल्व स्मॉल साइज पेंटिंग डायरेक्टली लिंक्ड विथ हिज राइटिंग स्पिरिचुअली इन इमेज। उसके बाद कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी इसी कालखंड में 1857 के बाद देखने को मिलता है। इट इज़ ए हाइब्रिड स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट इमर्ज्ड इन द colonial period. It is combined element of Rajput, Mughal and other Indian style of painting with European element. बजारा पेंटिंग भी आधुनिक काल के संदर्भ में ही बताया जाता है जिसका जिक्र हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। कालीघाट पेंटिंग, इट इज डन ऑन क्लॉथ ऑन पेट्स began developing around the temple of Kalighat in Bengal, where local villages scroll painting called pothos and potters began introducing new featuring in traditional paintings such as use of shading to give painting a rounded form, 3D effect, used of a bold, deliberately non-realistic style where the figure emerged large and powerful with a minimum of lines, detail and color, painting social and political theme unlike religious only in previous time. Major exponent of modern painting का राजा रवि वर्मा
अविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत माता का चित्र 1905 में बनाया था तथा इसी से प्योरली इंडियन आइडिया ऑफ स्पिरिट ऑफ मदरलैंड का जिक्र आता है। और आज के अगर देखें वर्तमान संदर्भ में बहुत सारे पेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि चित्र का निर्माण करते हैं और चित्रकारी का एक बहुत ही अच्छा नमूना प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जिसका जिक्र हम इस टॉपिक में नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे चित्रकार ऐसे हैं जो कि आज भी इस पेंटिंग कला को जीवित रखे हुए हैं विभिन्न माध्यमों से। धन्यवाद।